Hello everyone, class 9th. This is Rohit Tiwari and last time we were discussing chapter number 3 and chapter number I think you know, but name you must remember, India's foreign policy. तो मतलब क्या है इसका? मतलब है भारत की विदेश नीति। तो हम लोगों ने इस चैप्टर में काफ़ी कुछ अभी तक डिस्कस किया है कि फॉरेन पॉलिसी की मीनिंग क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, हमारा नेशनल इंटरेस्ट क्या है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी बनानी होती है। ट्रिपल डी जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, 3D कॉन्सेप्ट, डिफेंस, डेवलपमेंट एंड डिप्लोमेसी। ठीक है, और क्या क्या फैक्टर्स हमारी फॉरेन पॉलिसी को अफेक्ट करते हैं उसको हमने डिस्कस किया। उनमें जोग्राफिकल लोकेशन है, पॉलिटिकल सिस्टम है, इकोनॉमी है और नेशनल लीडरशिप भी है। उसके बाद इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को जो हम डिवाइड करते हैं अलग अलग फेज में, तो मेनली हम 2 फेज में डिवाइड कर रहे हैं इस बुक में। इसके अलावा एक और फैक्टर है, एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर भी है, जो अफेक्ट करते हैं हमारी फॉरेन पॉलिसी को। ठीक है, फिर हमने एजेंडा 51 आर्टिकल 51 को समझा, जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक तरह से बेस है हमारी फॉरेन पॉलिसी को शेप देने के लिए। लेकिन इसमें हमने काफ़ी चेंजेस किए हैं आज़ादी के बाद से, और हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी को जो पहले एक तटस्थ थी, माने कि बस शांत कूल काम थी, ना इस लॉबी में ना उस लॉबी में, चुपचाप अपना पड़े रहो। अभी हमने अपनी वो जो कूल एंड काम की पॉलिसी थी, शांत पड़े रहने की, शांत जल की तरह, उससे थोड़ा सा भी हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी को अग्रेसिव किया है। तो हम जब अपनी फॉरेन पॉलिसी को फेज में डिवाइड करेंगे, तो एक अर्ली फेज और एक अभी प्रेजेंट फेज जो चल रहा है। तो पहला अगर इसको ब्रॉडली डिवाइड करें तो एक फर्स्ट स्टेज जो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, और एक सेकेंड स्टेज 1991 के बाद। अब क्वेश्चन ये होता है कि बुक वालों ने 1947 से 1990 ही क्यों लिया, क्योंकि 1947 में तो देश आज़ाद हुआ था, और 1990 तक इसलिए लिया कि तब तक कोल्ड वॉर का टाइम था, और 91 से यहाँ स्टार्ट कर दिया क्योंकि 91 तक यूएसए और यूएसएसआर की जो कोल्ड वॉर थी खत्म हो गई, क्योंकि यूएसएसआर स्प्लिट हो गया कई सारे कंट्रीज में, 12 कंट्रीज बन गए। उसमें से जो मेन कंट्री है वो है रशिया, और बाकी कंट्री को कहते हैं कॉमन इंडिपेंडेंट स्टेट्स। उसमें आते हैं बेलारूस, यूक्रेन, ये सारे कंट्री, जॉर्जिया, सब उसमें आते हैं। ठीक है, चलिए आगे का टॉपिक देखते हैं। फिर मैं कल होमवर्क दिया था कि थोड़ा सा G20 और ब्रिक्स के बारे में पढ़िए। इंटरनेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे देयर आर सो मेनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशंस बने हुए हैं, चाहे वो ब्रिक्स हो, चाहे वो G20 हो, चाहे वो शार्क हो, चाहे वो बुला बुला ग्रुप्स बने हुए हैं ना, चाहे वो फलाने हो, चाहे धमाके हो, इन सारे ग्रुप्स का मतलब क्या है? इन सारे ग्रुप्स का मतलब है कि दुनिया में लॉबी है। लॉबी, एक लॉबी बनी हुई है कि ये मेरी लॉबी है, ये हम सब दोस्त हैं, और ये हमारी लॉबी है, हम सब दोस्त हैं। तो दुनिया एक तरह से अपने अपने छोटे छोटे बना के रखती है। क्यों? अच्छा, आपने सुना यूनिटी हैज स्ट्रेंथ, तो संगठन में क्या है? शक्ति है। तो अगर साउथ एशिया में कोई कंट्री है और वो इतना पावरफुल नहीं है, छोटा है, जो सपोज करिए नेपाल ही है, तो नेपाल और भूटान की अगर हम ग्लोबल लेवल पे देखें तो कोई बहुत ज़्यादा मतलब वैल्यू नहीं है अगर हम उनके पॉपुलेशन और उनके कंट्री के साइज को देखें। लेकिन दे आर द अलायंस पार्टनर ऑफ इंडिया। लेकिन जब इंडिया के साथ खड़े होते हैं तो उनकी क्या हो जाती है? वैल्यू होती है, और वो एक पावरफुल की। अगर आप भूटान पे कुछ परेशान करेंगे, आप नेपाल को परेशान करेंगे, तो इंडिया इंटरवीन करेगा ही करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि वो वी आर फ्रेंड्स, यानी एक बड़ा भाई है, एक छोटा भाई है, यानी एक फैमिली है, इट्स अ फैमिली। तो सार्क एक फैमिली हो गई, या एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन हो गया कि वो मेरे सबसे खास लोग हैं। तो जैसे घर में कोई थोड़ा सा, अगर थोड़ा कोई छोटा बच्चा है, या अभी वो वीक है, या वो बीमार है, तो बाकी फैमिली उसको हेल्प करती है। इसी तरीके से ये जो ग्रुपिज्म बने हैं, जो लॉबीज बनी हैं,
इनमें जो भी पावरफुल कंट्री होता है उन 4-5 दोस्तों के बीच में, फ्रेंड कंट्रीज के बीच में, वो बाकी कंट्रीज को क्या करता है, हेल्प करता है और वो साथ मिलके खड़े होते हैं। तो यूनिटी हैज स्ट्रेंथ। तो हम कभी नहीं चाहेंगे कि नेपाल के साथ जाके खड़ा हो जाए, चाइना के साथ खड़ा हो जाए। हम हमेशा नेपाल के साथ खड़े हैं, हम हमेशा भूटान के साथ खड़े हैं। क्यों? क्योंकि हमें अपने अलायंस पार्टनर आने हैं। छोटे छोटे जैसे नहीं चीज़ों से ही, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। और वो जैसे कहानी है किसान की और उसके बेटों की, उसमें लड़ते रहते थे। तो किसान ने एक दिन उसको बुलाया सारे लड़कों को और सबको एक एक लकड़ी दे दी, द वुडन स्टिक, और कहा इसको तोड़ दो। सब ने आराम से तोड़ दी। फिर 2-2 स्टिक दी, आप तोड़ दो बेटा। उसने फिर से तोड़ दी उन लोगों ने। फिर उसने सारे स्टिक्स का एक बंडल बनवाया और कहा बेटा अब एक एक करके आप कोशिश करो, तोड़ो। तो चारों लड़कों ने 1 by 1 दे ट्राइड, बट नोबडी वाज एबल टू ब्रेक इट। तो किसान ने समझाया कि देखो, जिस तरह से तुम चारों भाई आपस में लड़ते रहते हो, तुम्हें इजीली कोई भी ब्रेक कर सकता है, लेकिन अगर तुम चारों यूनाइटेड हो तो क्या होगा, नोबडी कैन हार्म यू। तो उन लड़कों को बात समझ में आई, यूनिटी हैज स्ट्रेंथ। ये बहुत पुरानी कहानी है, मेरे बचपन में मेरे हिंदी के अध्यापक ने मुझे पढ़ाई थी और इसमें रिलेवेंट है। तो यूनिटी हैज स्ट्रेंथ यानी संगठन में शक्ति है, संगठन में बल है, संगठन प्रबल है। तो आप कह सकते हो यार दुनिया लॉबी में बटी है, ग्रुपिज्म हो रहा है, तो नेगेटिव है। लेकिन इसका पॉजिटिव देखिए, दुनिया में कुछ भी पॉजिटिव कुछ भी नेगेटिव नहीं है ना। पूरी तरह से कुछ भी पॉजिटिव नहीं है, कुछ भी नेगेटिव नहीं है। हर चीज के 2 साइड होते हैं। ईच कॉइन हैज 2 साइड। एक हेड होगा, एक टेल होगा। तो हर एक चीज के दोनों होंगे, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। आपको ये देखना है कि किस मतलब किस साइड पे या किस स्केल पे पॉजिटिव साइड हैवियर है कि नेगेटिव साइड हैवियर है। नथिंग इज गुड, नथिंग इज बैड, थिंकिंग मेक्स इट सो। तो एवरी कॉइन हैज अ 2 साइड, 2 साइड है। तो एक ही चीज के मतलब समझने के, देखने के नजरे अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो लॉबी बनी है, ये अगर उनके लेवल से देखा रहा है तो प्रॉफिट है, क्योंकि उनमें शक्ति है, संगठन में शक्ति होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है कि बड़ी बड़ी पावर्स ने खुद तो बड़े बड़े न्यूक्लियर वेपन बना लिए थे पहले ही, जैसे चाइना ने, चाइना, अमेरिका और रशिया ने। और जब इंडिया ने और बाकी कंट्रीज ने बनाने की कोशिश की तो उन्होंने कह दिया नहीं नहीं नहीं, ये बस हम ही लोग बना सकते हैं और बाकी लोग नहीं बनाते हैं, क्योंकि आपको न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को फॉलो करना है, NNPT को फॉलो करना है, कंप्रहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी को फॉलो करना है, CTBT को। अब ये सब क्यों बनाए गए? उनके हिसाब से भाई चलो जो बन गया हमने बना लिया न्यूक्लियंस, और हम लोग अभी खत्म भी कर रहे हैं धीरे धीरे उनका नंबर, लेकिन वो केवल कागज पे है। रशिया अमेरिका के पास दे हैव इनफ न्यूक्लियर वेपन्स और इसीलिए वो सुपर पावर है। लेकिन अगर देखें, अगर ह्यूमैनिटी के हिसाब से देखें तो इस तरह के डेडली वेपन्स नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि वो पूरी मानवता के लिए खतरा है। क्योंकि अगर एक भी न्यूक्लियर वार हुई तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। चलिए उस बात पे ना जाके दूसरी बात पे आते हैं जो टॉपिक के हिसाब से है। तो ये 2 ट्रीटी हैं, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। प्रोलिफरेशन का मतलब होता है कि हम उसका जो एक्सपेंशन है, जो उसका एक तरह से प्रसार जो है उसको रोकेंगे। कि हम न्यूक्लियर ये टेस्टिंग वेस्टिंग का जो ये एक बीमारी है या एक कार्डियोलॉजी है या जो भी है, उसको रोकना है हमें, उसको हमें क्या करना है कि मतलब इंटरटेन नहीं करना है, ठीक है। और कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, कि हमें इसके टेस्ट पे भी बैन करना है। तो ये जो कंडीशंस हैं इनको सभी कंट्रीज फॉलो करते हैं, और जो नहीं करता है उसके ऊपर जो बड़ी बड़ी सुपर पावर्स हैं बैन लगा देती हैं, रिस्ट्रिक्शंस कर देती हैं। जैसे इंडिया ने अभी तक इनमें से कोई भी ट्रीटी साइन नहीं की है, और हम न्यूक्लियर वेपन्स को मतलब पीसफुल वे में यूज करना चाहते हैं, जैसे जनरेटिंग न्यूक्लियर एनर्जी। हम नहीं कह रहे कि हम न्यूक्लियर वेपन्स बना रहे हैं डिस्ट्रक्शन के लिए, बट वी हैव टू make our system very strong to stand against others। क्योंकि पाकिस्तान साइड में उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, इधर चाइना के पास भी हैं, और हमसे आप कह रहे हो कि NNPT पे साइन कर दो, CBT पे साइन कर दो, कोई न्यूक्लियर वेपन मत बनाओ।
है ना, सत्य अहिंसा करते रहो। तो साइड में खतरे हैं, डेंजर है, और हम कुछ ना कर। तो हमारे जो लीडर्स थे अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम से 1974 में पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण हुआ। और शायद आपने एक मूवी भी देखी होगी परमाणु, अच्छी मूवी है, मैं रिकमेंड करूँगा कि आजकल अगर आपके पास फ्री टाइम है तो आप उसको देखें, क्योंकि उस मूवी में जो भी बातें की गई हैं, जो भी चीज़ दिखाई गई है, वो आपके जो पॉलिटिकल साइंस के कई एक दो चैप्टर हैं जहाँ पे न्यूक्लियर टेस्टिंग ये सब बातें आती हैं, वहाँ आपको हेल्प करेगी। इट्स अ गुड मूवी, आई रिकमेंड यू शुड वॉच इट। तो अगर आपने नहीं देखी है परमाणु तो देखिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो आपके टॉपिक से कनेक्ट है, ठीक है। तो अभी कोरोना के टाइम पे आपको रिफ्रेशमेंट भी मिल जाएगा और इंटरटेनमेंट के साथ साथ थोड़ी पढ़ाई भी हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए, परमाणु में जो भी आपने देखा या देखेंगे उसके हिसाब से हम दोनों ट्रीटी पे साइन नहीं किया, और हमने 74 में पोखरण में अपना पहला न्यूक्लियर टेस्टिंग किया। उसके बाद से ईयर बाय ईयर हम मजबूत होते गए, और हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इट्स इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फॉरेन पॉलिसी। अगर आज हमारे पास ये वेपन नहीं होते तो शायद हम बहुत वीक कंट्री होते और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा थ्रेट कर रहा होता, चाइना हमें डोमिनेट कर रहा होता। अब जैसे यहाँ पे यू मस्ट हैव स्टडीड द मीनिंग ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी एंड इट्स यूजेस इन सब्जेक्ट्स लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी और केमिस्ट्री। Having understood the importance of nuclear power, India undertook the nuclear energy program immediately after independence. For this, we established the Department of Atomic Energy, the Indian Atomic Energy Commission. The first chairman of the Indian Atomic Energy Commission was Dr. Homi Bhabha. तो जो पहले चेयरमैन थे वो कौन थे? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, ठीक है। और हमारे पास मुंबई में एक इंस्टीट्यूट भी है जिसका नाम डॉक्टर होमी भाभा के नाम भी रखा गया है, भाभा एटॉमिक रिसर्च, भाभा एटॉमिक सेंटर, BRC, जो मुंबई में है, ठीक है। तो हमने 74 में टेस्टिंग की, फिर 98 में की, 74 में इंदिरा गांधी PM थी, 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी थे। उसके बाद कई सारी और भी टेस्टिंग होती रही, और आज हम एक न्यूक्लियर स्टेट हैं, ठीक है। तो हमने ये कुछ समझा कि यहाँ पे थोड़ा सा एक और बात कर रहे हैं, वो भी देख लेते हैं। द नंबर ऑफ कंट्री किंग न्यूक्लियर वेपन्स इज ग्रोइंग, प्रिपेयर स्टेटमेंट फ्रॉम योर क्लास टू स्टॉप द प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, ट्राई टू गेट इट पब्लिश इन न्यूज़पेपर। तो ये एक्टिविटी बोल रहे हैं कि भाई आप डिस्कस करो प्रोलिफिकेशन के बारे में और उसको न्यूज़पेपर में पब्लिश भी कराओ। तो अभी तो खैर कोरोना है, सब कुछ बंद है, कुछ नहीं हो सकता, आगे चल के देखेंगे। देयर आर लॉट ऑफ सिमिलरिटीज बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका। फॉर एग्जाम्पल, बोथ आर डेमोक्रेसीज, फाइंड मच मोर सिमिलरिटीज एंड प्रिपेयर अ प्रोजेक्ट ऑन इट। तो यही आज आपका मैं होमवर्क दे रहा हूँ। इंडिया अमेरिका के बीच में हिस्टोरिकली, जोग्राफिकली और पॉलिटिकली क्या क्या डिफरेंसेस और क्या क्या सिमिलरिटीज हैं, ये आपको आज करना है। ये लेट्स डू इट आपका एक एक्टिविटी बॉक्स है यहाँ पे, और ये पेज नंबर है आपका 70। तो पेज नंबर 70 पे जो दिया है कि इंडिया और अमेरिका के बीच में आपको सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस निकालने हैं, लेकिन इस क्राइटेरिया क्या है? हिस्टोरिकली, जोग्राफिकली एंड पॉलिटिकली। थोड़ा सा टफ काम है क्योंकि ये बुक के बाहर है। बुक से बाहर क्यों है? क्योंकि कुछ काम हमें थोड़ा, मतलब हमें अपने, वी हैव टू ओपन अवर विंग्स, कि हमें वी शुड नॉट स्टिक विद द बुक कंटेंट, कि हम बुक के साथ चिपके रहें कि नहीं, केवल जितना करिकुलम है उतना ही पढ़ेंगे। थोड़ा सा अपनी बाउंड्री को बढ़ाते हैं, एक्सपेंड करते हैं, है ना। द स्काई हैज़ लिमिट, तो स्काई की लिमिट है, तो हम उसे कवर करेंगे बर्ड बन के। थोड़ा ज़रा उड़ते हैं और कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करते हैं, और आपकी बुक बता रही है कि आपको ये करना है। तो चलिए, अमेरिका और इंडिया के बीच में हमें क्या करना है? सिमिलरिटीज और कुछ डिफरेंसेस भी मिलेंगे। और बेस क्या है? हिस्टोरिकली, पॉलिटिकली एंड ज्योग्राफिकली। मेन पॉइंट ज़्यादा से ज़्यादा आप लिख सकते हैं। हिस्टोरिकली 2 पॉइंट लिख दीजिए या 3 पॉइंट लिख दीजिए, ज्योग्राफिकली 2-3 पॉइंट, इसी तरह से पॉलिटिकली और डिफरेंसेस। तो कोशिश करिए कि सोशल साइंस के रेस्पेक्ट में इंडिया और अमेरिका के बीच, जैसे इंडिया दोनों डेमोक्रेसीज हैं, दोनों क्या कॉन्स्टिट्यूशन है, ये सिमिलरिटी है, दोनों न्यूक्लियर स्टेट हैं, ये भी सिमिलरिटी है। तो ऐसे ढेर सारे हो गए। और डिफरेंसेस क्या हैं? डिफरेंसेस क्या है कि वहाँ पे एजुकेशन का लेवल हाई है, और वहाँ पे जो
डेवलपमेंट है वो ज़बरदस्त है, वो डेवलप्ड कंट्री, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। तो आपको डिफरेंसेस भी मिलेंगे, सिमिलरिटीज भी मिलेंगे। तो ठीक है, आज दे दिस इज द होमवर्क।